हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के स्टैटिक जीके में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट, यानी भारत के जो महत्वपूर्ण स्मारक हैं हम उनको कवर करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में कवर होगा, तो ये है पार्ट 1 और इसके बाद आएगा पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। जब भी आप किसी मॉन्यूमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या क्या याद रखना है। एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो हम एक एक मॉन्यूमेंट के ऊपर ही पूरी किताब लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा है। लेकिन आपके लेवल तक एग्जाम को दिमाग में रख के, पुराने पेपर को दिमाग में रख के वीडियो तैयार किया गया है। उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके एग्जाम में आता है। तो ये वीडियो दो पार्ट में होगा। पार्ट 1 शुरू करते हैं। लगभग 40% मॉन्यूमेंट मैं पार्ट 1 में कवर करूंगा और बचे हुए 60% में पार्ट 2 में कवर करूंगा। मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उन्होंने एक अपनी मस्ट सी मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट निकाली थी कि भारत में ये मॉन्यूमेंट्स हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। तो उसको आधार बनाया है जिससे काफ़ी आसान हो जाए, क्योंकि हज़ारों इमारतें हैं, हज़ारों फोर्ट्स हैं, तो किस किस को स्टडी करेंगे। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो ये लिस्ट है मस्ट सी मॉन्यूमेंट्स की, उसको मैंने आधार बनाया है जिससे आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नालंदा महाविहार। नालंदा हो, चाहे विक्रमशिला हो, तक्षशिला हो, बहुत जाने माने विश्वविद्यालय हुआ करते थे। नालंदा महाविहार जो है ये बिहार में है और ये बिहार शरीफ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और बिहार शरीफ जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। नालंदा महाविहार जो है ये पुराने समय में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी एक समय में। और इसके फाउंडर थे कुमारगुप्ता वन, यानी राजा कुमारगुप्त प्रथम, उन्होंने इसके संस्थापक थे। संस्थापक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और संस्थापक कौन से वंश के थे ये भी पूछा जाता है। तो संस्थापक जो हैं ये गुप्ता डायनेस्टी के थे, गुप्त वंश के थे। यह यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया था, यानी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। कई लोग तो ऐसा मानते हैं, कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि नालंदा का जो इतिहास है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व तक जाता है, जब जो समय था भगवान बुद्ध का उतना पुराना है। और ऐसा माना जाता है कि नालंदा में जो सरीपुत है उनका जन्म और उनका निर्वाण स्थल है नालंदा। जो सरीपुत हैं ये भगवान बुद्ध के एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य हुआ करते थे। अब बात करते हैं रेलिक स्तूपा। रेलिक मतलब क्या होता है? भगवान बुद्ध का जो शरीर है, भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे कुशीनगर यूपी में। तो भगवान बुद्ध के शरीर के कई अंग अलग अलग जगह पे ले जाकर रखे गए थे। तो उनमें से एक है रेलिक स्तूपा। रेलिक स्तूपा मतलब यहाँ भी भगवान बुद्ध के जो शरीर के अंग हैं वो यहाँ पे कुछ रखे गए हैं। तो रेलिक्स, उनके जो अवशेष हैं बॉडी के, वो ये है वैशाली में, बिहार में। तो कितने रेलिक स्तूपा हैं टोटल भारत में? टोटल जो रेलिक स्तूपा हैं वो हैं 8। ये इनमें भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष जो हैं वो रखे गए हैं और इन्हीं में से एक है वैशाली में रेलिक स्तूपा। याद रखिए, जब मौर्य वंश का राज था, बाद में फिर सुंग जो वंश था या कुषाण जो वंश था, उस दौरान ये जो स्तूप है ये काफ़ी बड़ा कर दिया गया था साइज में। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये बिहार में। अब बात करते हैं लक्ष्मण टेम्पल एंड ओल्ड साइट्स इन सरपुर। लक्ष्मण मंदिर और ओल्ड साइट ये सरपुर में है, बेसिकली छत्तीसगढ़ में है ये। और सरपुर एक गांव है जो कि महासमंद जिले में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। ये महानदी के किनारे है। एक रानी थी जिनका नाम था वसत। रानी वसत ने इन्होंने बनवाया था ये लक्ष्मण टेम्पल। और ये जो रानी थी ये मोखरी राजा सूर्यवर्मा, मगध के राजा, उनकी बेटी थी। और ये जो पांडु वामसी राजा हैं महाशिव गुप्ता बालार्जुन, उनकी ये माँ थी। ये भगवान विष्णु को समर्पित है ये टेम्पल। और इसमें गर्भगृह, अंतराल, जो भी एक टिपिकल आर्किटेक्चर होता है टेम्पल का नॉर्थ इंडिया का, वो इसमें देखने को मिलता है। और ईंटों से बना हुआ ये टेम्पल है। अब बात करते हैं हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूं जो थे आप जानते हैं मुगल राजा थे। उनकी मृत्यु 1556 में हो गई थी। उनकी जो विधवा है हमीदा बानो बेगम, जिन्हें हाजी बेगम भी बोलते थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया हुमायूं के मकबरे का।
और ये जो मकबरा है लगभग हुमायूं की मृत्यु के 14 साल बाद बना। ठीक है, 14 साल के बाद। तो ये यमुना नदी के किनारे है और ये उसी जगह पे है। ये काफ़ी नज़दीक है निज़ामुद्दीन दरगाह से। निज़ामुद्दीन जो है सूफी संत थे, निज़ामुद्दीन औलिया इनका नाम था। तो मुग़ल राजा भी इन्हें काफ़ी मानते थे। तो इन्हीं की दरगाह, निज़ामुद्दीन दरगाह जो दिल्ली में है, उसी के पास यमुना नदी के किनारे ये हुमायूं मकबरा बनवाया गया। इसमें एक प्रॉपर मुग़ल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। मुग़ल आर्किटेक्चर का मतलब जो भी आप देखेंगे कि मुग़लों ने चीज़ें बनवाई जिनमें पितरा द्यूरा हो, चाहे वो जाली वर्क हो, चार बाग स्टाइल आर्किटेक्चर हो या टूडर्स आर्क हो, वो सारी चीज़ें भी यहाँ देखने को मिलती हैं। मैं वैसे तो आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चीज़ है इसे बोलते हैं टूडर्स आर्क। ये जो ऊपर इस तरह से आप देख रहे हैं इसे टूडर्स आर्क कहा जाता है। जो ये ऐसी आकृति होती है इसे टूडर्स आर्क बोलते हैं। और दीवारों पे जैसे आप ताजमहल देखेंगे अगर, तो उसमें आप जो दीवार देखेंगे तो दीवार के ऊपर जैसे अगर फूल बना हुआ है तो फूल वो चित्रकारी नहीं की हुई, वो फूल की आकृति की ही पत्थर की नक्काशी करके उसे गढ़वा दिया गया है, जिसे पितरा द्यूरा बोलते हैं। और या चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो भी मुगल वंश का आर्किटेक्चर था, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी इसे कहा जाता है। तो ये भी देखने को इसमें मिलता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1993 में डिक्लेयर की गई थी हुमायूं का मकबरा। अब बात करते हैं टॉम्ब ऑफ खानी खाना। खानी खान जो टॉम्ब है दिल्ली में है और खानजादा मिर्जा खान अब्दुल रहीम खाने खाना, ये इनका नाम था। इन्हें प्यार से रहीम बोलते थे। ये एक कवि थे अकबर के दरबार में और ये नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से ये एक थे। सो ये भी जो है नई दिल्ली में है और हुमायूं के मकबरे के पास है। ये भी, ये जो मकबरा है ये सैंडस्टोन से बना है और मार्बल से बना है। और इससे सैंडस्टोन और मार्बल जो है थोड़ा सा लेकर बाद में सफदरजंग का मकबरा भी बनवाया गया। सफदरजंग का मकबरा जो है वो भी दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब वैसे तो पूरा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो कुतुब मीनार जो है ये रेड और बफ सैंडस्टोन का बना है और ये एक समय सबसे ऊंचा टावर था भारत का और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। और प्रेयर जो होती थी, आप देखेंगे कोई भी मस्जिद होती है तो उसके साइड में एक मीनार ज़रूर होती है जिससे लोगों को उद्बोधन दिया जा सके जो भी वहाँ पे होता है। तो ये भी मीनार जो थी ये मस्जिद के लिए बनाई गई थी। बाद में इसे पूरा करवाया शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे और उनके उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर थे। तो कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। अब बात करते हैं लाल किले की, रेड फोर्ट। शाहजहां जो हैं उन्होंने रेड फोर्ट बनवाया, ये काफ़ी वेल नोन है। शाहजहां जो थे उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी जब आगरा से दिल्ली, तो तब उन्होंने जो है रेड फोर्ट को बनवाया था। इसका जो डिज़ाइन है वो वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। ये वही हैं जिन्होंने ताजमहल की वास्तुकार भी यही थे। ताजमहल भी इन्होंने ही बनाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी। और लाल किला भी दिल्ली वाला इन्होंने ही बनाया। लाल किला जो है यमुना नदी के किनारे है और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। ये जो मकबरा है ये कुतुब कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा है। और सुल्तानगढ़ी मकबरा जो है ये बनवाया किसके लिए गया था? ये बनवाया गया था युवराज नसीरुद्दीन महमूद के लिए। नसीरुद्दीन महमूद जो हैं ये इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे थे। नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे थे। और इल्तुतमिश आप जानते हैं ये जो स्लेव डायनेस्टी थी, गुलाम वंश, उसके तीसरे सुल्तान थे। इन्होंने दिल्ली पर राज किया था 1210 से 1236। अब हम बात करते हैं तुगलकाबाद का जो किला है, तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट एक रुइंड फोर्ट है, अब शेष ही बचे हैं, अब तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं वो है। ये बनवाया था गियासुद्दीन तुगलक ने, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे। तुगलक डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक। तो ये गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ समय यहाँ पे जो तुगलक वंश है उन्होंने वो रहे, लेकिन बाद में फिर ये अबेंडन उन्होंने कर दिया था। नेक्स्ट है अगवाड़ा फोर्ट जो कि गोवा में है।
अगुआड़ा फोर्ट। ये जो किला है गोवा में, ये 1612 में बनवाया गया था। इसलिए बनवाया गया था कि गोवा के ऊपर या तो डच लोग, नेदरलैंड के जो लोग होते हैं उन्हें डच कहा जाता है, जो कंट्री है यूरोप का नीदरलैंड, या फिर मराठा जो है वो अटैक ना कर दें। महाराष्ट्र से बिल्कुल लगता है गोवा। तो ये अगुआड़ा जो पठार है, अगुआड़ा प्लेट्यू, उसके ऊपर ये सिचुएटेड है। तो जो भी जहाज आते थे पानी के रास्ते से वो आसानी से दिख जाते थे इस फोर्ट से, और सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। ये मांडोवी जो नदी है वो भी बहती है यहाँ पे, और यहाँ पे सेना अपनी जो है वो रखी जाती थी। तो अगुआड़ा का मतलब क्या होता है? अगुआड़ा का मतलब होता है पानी से भरा हुआ, जल से भरा हुआ। तो यहाँ पे जब समुद्र की लहरें आती हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारा पानी भर जाता था। यहाँ पे वाटर सप्लाई जो है उसकी कभी दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट एक फ्रेश वाटर स्प्रिंग भी इस फोर्ट के अंदर है, एक झरना है जिससे पानी इसको मिलता रहता है। तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है इस किले का, अपर जो पार्ट है, वो एक किले की तरह काम करता है और वाटरिंग स्टेशन की तरह काम करता है। और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो जो पुर्तगाली जहाज थे उनके लिए एक सेफ हार्बर की तरह काम करता था। अब हम बात करते हैं चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। गोवा में बहुत सारे ऐसे चर्च हैं या कॉन्वेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस आप याद रखिए कि चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स जो हैं ये सारे मिलाकर वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए गए थे। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा। तो इनमें कौन कौन सी इमारतें हैं? इनमें वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको 7 बताऊंगा। जैसे चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी, जैसे सेंट कैथेड्रल ऑफ गोवा, जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये काफ़ी आता है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ पे है। चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, शेपेल ऑफ सांता काटारीना, रुअन्स ऑफ द चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टीन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस। तो ये 7 चर्च हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं अशोकन रॉक एडिक्ट्स इन जूनागढ़। जूनागढ़ जो है ये गुजरात में है, और यहाँ पे अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो रखे गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब अशोक जो सम्राट थे उनका जो राजपाट था बहुत फैल चुका था, सौराष्ट्र तक पहुँच गया था, और आप जानते हैं वहीं पे है जूनागढ़। सो गिरनार जो है, गिरनार जूनागढ़, वैसे तो अब गिर सोमनाथ एक अलग जिला है, लेकिन गिरनार जूनागढ़ यहाँ पे 14 रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं अशोका के। ये वो समय है जो 3rd सेंचुरी BC का समय है, 3री सदी ईसा पूर्व। तो अशोका द ग्रेट कहा जाता था इन्हें। तो ये जो मिले हैं इनमें बहुत कुछ पता चलता है हमें अशोका के रेन के बारे में। ये जो 14 रॉक एडिक्ट्स हैं इनमें एनग्रेविंग की हुई है, यानी नक्काशी की हुई है। और बेसिकली जो ग्रेनाइट बोल्डर हैं, बोल्डर मतलब होता है बहुत बड़े पत्थर, तो ये ग्रेनाइट के बने हुए हैं। और यहाँ पे महाक्षत्रप, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त, इन राजाओं के भी हमें कुछ ना कुछ इलस्ट्रेशंस पाए जाते हैं, ना सिर्फ अशोक के। अब हम बात करते हैं चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गुजरात में। गुजरात में आप जानते हैं 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक तो रानी की वाव, ये हम आगे पढ़ेंगे, रानी की वाव। एक है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, और तीसरा अहमदाबाद शहर। तो चंपानेर पावागढ़ जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में। दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये बेसिकली जो एक हिस्टोरिकल शहर था, ठीक है, चंपानेर जो है ये काफ़ी ऐतिहासिक शहर था। ये शहर बसाया था वनराज चावड़ा ने, जो कि चावड़ा वंश है, 8वीं शताब्दी का उसके बहुत प्रोमिनेंट राजा थे। यहाँ पे आपको बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज मॉन्यूमेंट मिलती हैं, चालकोलिथिक साइट मिलती हैं, एक हिंदू फोर्ट जो हिल फोर्ट्रेस मिलता है, अर्ली हिंदू कैपिटल जो थी, अवशेष मिलते हैं जो स्टेट ऑफ गुजरात की उस समय कैपिटल थी, उसके भी अवशेष यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रानी की वाव, पाटन जिले में है। यहाँ तो मैं भी गया हूँ, मैं जब अहमदाबाद में रहता था तो मैं यहाँ गया था, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो रानी की वाव पाटन जिले में है, और रानी की वाव भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक स्टेप वेल है। स्टेप वेल मतलब होता है जब आप सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते हैं, और कई बार हम स्टेप वेल को बावड़ी भी बोल देते हैं, हालांकि अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉनोटेशन है, उसके अलग अलग मतलब हैं। तो स्टेप वेल जो है ये पाटन जिले में है, सरस्वती नदी के किनारे है ये।
ये कंस्ट्रक्ट किया गया था रानी उदयमती के लिए। रानी उदयमती जो थी, ये जो खेंगारा राजा हैं, खेंगारा राजा का नाम है, सौराष्ट्र के राजा थे, ये उनकी बेटी थी। और ये जो 11th सेंचुरी चालुक्य डायनेस्टी थी, उसमें जो भीमवन राजा थे, ठीक है, उनकी ये पत्नी थी। तो ये आपको याद रखना है। और ये भीमावन, ऐसा माना जाता है कि जो भीमावन जो राजा थे, भीम प्रथम, उनकी याद में ये बनवाया गया था। तो ये 2014 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब हम बात करते हैं सन टेम्पल एट मोढेरा इन गुजरात। मोढेरा जो है, यहाँ पे एक सूर्य मंदिर है। एक आपने कोणार्क में भी सूर्य मंदिर सुना होगा, बिल्कुल वैसा ही है, ये उसी की तर्ज पे बनवाया गया था। तो ये जो सन टेम्पल है, ये हिंदू टेम्पल है, ये भगवान सूर्य को समर्पित है। ये मोढेरा जो गांव है, मेहसाना जिले में आता है, गुजरात में। ये पुष्पवती नदी के किनारे है, पुष्पवती। सो राजा जो भीमवन थे चालुक्य वंश के, उन्हीं के रेन में, उन्हीं के राजपाट के दौरान ये बनवाया गया था। और यहाँ पे अब कोई पूजा वगैरह तो नहीं होती, और इसकी सूर्य पूजा वगैरह ज़्यादा नहीं होती अब यहाँ पे, लेकिन इसको आज एक प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद है शेख चिली का मकबरा। शेख चिली का मकबरा काफ़ी खूबसूरत। शेख चिली किसको बोलते थे? तो एक सूफ़ी अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल रज़ाक, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। सूफ़ी अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, अब्दुल रज़ाक, तो इनको हम प्यार से शेख चिली बुलाते हैं। तो ये जो शेख चिली का मकबरा है, ये थानेसर में है, हरियाणा में, कुरुक्षेत्र के पास है थानेसर। और यहाँ पे 2 मकबरे हैं, मदरसा है, मुगल गार्डन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली जो मुगल युवराज थे दारा शिकोह, ये उनके सूफी मास्टर थे, उनके गुरु थे एक तरह से, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अगेन पर्शियन इन्फ्लुएंस, यानी ये जो बना हुआ है, इसमें भी मुगल जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलता है, मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सूरजकुंड। आपने सूरजकुंड मेला सुना होगा, जो काफ़ी पॉपुलर है, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। तो ये वही सूरजकुंड है, जगह का नाम है। कुंड मतलब होता है तालाब, एक कुंड जो है, पानी का स्रोत जो होता है, उसे कुंड कहा जाता है। तो सूरजकुंड ये ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी का एक कुंड है, और ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं के बीच में है, फरीदाबाद हरियाणा में। सूरजकुंड मतलब सूर्य का तालाब, इसका मतलब होता है लेक ऑफ द सन। तो ये एक आर्टिफिशियल कुंड है जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वहां पे बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने इसे बनवाया था 10वीं शताब्दी में। तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने इन्हें बनवाया था। अब बात करते हैं कटरमल सूर्य मंदिर। कटरमल सूर्य मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर किस तरह का है। ये काफ़ी ऊंचाई पे है, एक्चुअली उत्तराखंड में है, कुमाऊं अल्मोड़ा जिले में आता है आज की तारीख में। ये 2116 मीटर ऊंचे उस पे है ये। और हम इस मंदिर को बड़ा आदित्य भी बोलते हैं। आदित्य मतलब होता है सूरज, ठीक है, सूरज भगवान आदित्य, द ग्रेट सन गॉड। तो इन्हें बड़ा आदित्य मंदिर भी बोलते हैं, कटरमल सूर्य मंदिर को। तो ये जो सन टेम्पल है कटरमल में, ये 9th सेंचुरी का है, 9वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और ये ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर है भारत का। कटरमल सूर्य मंदिर बनवाया किसने था? ये एक कट्यूरी राजा थे, उन्होंने बनवाया था। और कट्यूरी वंश राज करता था कुमाऊं के ऊपर। तो ऐसा माना जाता है कि सूरज की सबसे पहली किरणें जो हैं वो इसी मंदिर में पड़ती हैं, उत्तराखंड में। और इसमें जो मेन मूर्ति रखी हुई है उसको बोलते हैं बूढ़ादित्य या वृहद आदित्य। बूढ़ा आदित्य या वृहद आदित्य मतलब द ओल्ड सन गॉड। यहाँ पे शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण वगैरह की मूर्तियां भी पाई जाती हैं। उसके बाद है बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल। अब देख सकते हैं आप, ग्रुप ऑफ टेम्पल हैं बहुत सारे, बैजनाथ जो मंदिर हैं उनका समूह। तो ये आपको उत्तराखंड में मिलेंगे फिर से। इसमें 18 हिंदू मंदिर हैं टोटल। जो बैजनाथ का जो शहर है उत्तराखंड में, वहाँ पे ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। गोमती नदी है यहाँ इसके किनारे, और ये 1125 मीटर की लगभग ऊंचाई यहाँ पे है। ये जो मंदिर हैं ये बहुत ही खास है अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपनी मान्यता के लिए। और ये मंदिर यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती दोनों दिखाए गए हैं। भारत में ज़्यादातर मंदिर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ भगवान शिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्वती भी डिपिक्ट की हुई हैं भगवान शिव के साथ। ऐसा माना जाता है कि जो कट्यूरी वंश था
उन्होंने ही यहाँ पे अपनी एक छाप छोड़ी। यहाँ पे उनकी सीट थी बैजनाथ में, और जो एंशियंट कार्तिकेयपुर, यानी बैजनाथ को ऐसा माना जाता है कि एंशियंट कार्तिकापुर जो है वो बोलते थे, जो कि कट्यूरी वंश यहाँ पे एक कैपिटल की तरह उसको इस्तेमाल करता था कई बार। और उन्होंने जो अपनी कैपिटल है वो यहाँ पे शिफ्ट की थी, जोशीमठ जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड में, वहाँ से यहाँ पे अपनी कैपिटल बैजनाथ में शिफ्ट की थी। अब हम बात करते हैं एक और मंदिरों का समूह जिसे हम बोलते हैं जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल। जागेश्वर जो ग्रुप ऑफ टेम्पल हैं ये 100 से ज़्यादा हिंदू मंदिर हैं, और ये भी अल्मोड़ा में हैं, अल्मोड़ा के पास ही हैं। ये सारे के सारे मंदिर 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनवाए गए थे उत्तराखंड में। इनमें नॉर्थ इंडिया का आर्किटेक्चर, वही नागर स्टाइल आर्किटेक्चर मिलता है, जिसमें मंडप, गर्भगृह, जगती, ये सब चीज़ें होती हैं। और थोड़ा थोड़ा इसमें दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रभाव देखने को भी मिलता है, ठीक है, यानी कि जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है थोड़ा थोड़ा वो भी देखने को मिलता है। इनमें से ज़्यादातर मंदिर जो हैं भगवान शिव के हैं, लेकिन भगवान विष्णु, शक्ति माता और सूर्य भगवान की पूजा भी यहाँ पे देखी गई है। तो जोगेश्वर जो ग्रुप ऑफ टेम्पल हैं, ऐसा माना जाता है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो यहीं से होके जाती है। तो ये एंशियंट रूट माना जाता है, ऐसा माना जाता है। वैसे तो पिथौरागढ़ और कई रास्ते हैं कैलाश मानसरोवर के, लेकिन जो ये पुराना रास्ता है वो जागेश्वर होके जाता है। सो इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे, जैसे डांडेश्वर मंदिर, चंडी माता का मंदिर, कुबेर का मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी का मंदिर, नवग्रह मंदिर इत्यादि इत्यादि। अब हम बात करते हैं गुंटूपल्ली ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। गुंटूपल्ली जो जगह है, यहाँ पे बहुत सारे बौद्धिस्ट स्मारक हैं, बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुंटूपल्ली ये जो जगह है ये वेस्ट गोदावरी जिले में आती है, आंध्र प्रदेश में। पश्चिम गोदावरी जिला जो है वहाँ पे आती है। यहाँ पे रॉक कट बुद्धिस्ट गुफाएं भी मिलती हैं, चैत्य हॉल भी है और स्तूपा भी यहाँ पे मिलता है। उसके बाद है चार मीनार। चार मीनार जो है ये ओल्ड हैदराबाद है, हैदराबाद जो तेलंगाना की कैपिटल वो है। चार मीनार यहाँ पे देख सकते हैं, ये चार आपको ये मीनार मिलेंगी इसमें, और ये मूसी नदी के किनारे है। वैसे तो पूरा हैदराबाद शहर जो है वो भी वही मूसी नदी के किनारे है। जो कुतुब शाही वंश था उसके 5वें राजा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था 1591 में, और ये तब करवाया था जब उन्होंने अपनी राजधानी गोलकोंडा से शिफ्ट करके हैदराबाद में कर ली थी। तो चार मीनार को बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। अब हम बात करते हैं जो रॉक कट हिंदू टेम्पल्स हैं, ये 4 स्टोरी यानी 4 मंजिला उंडावली। तो ये गुंटूर जिले में पड़ते हैं। उंडावली गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, ये भी आंध्र प्रदेश में आता है, और ये भी रॉक कट आर्किटेक्चर मिलता है यहाँ पे, और बहुत ही फाइन मंदिर हैं। एंशियंट विश्वकर्मा स्थापति कहते हैं, एंशियंट विश्वकर्मा स्थापति। विश्वकर्मा कहते हैं कि उन्होंने आज तक के सबसे बड़े जो वास्तुकार हुए हैं वो विश्वकर्मा थे, जिन्होंने पूरी दुनिया बसाई, ऐसा बोलते हैं लोग। तो यहाँ पे गुफाएं भी मिलती हैं, और गुफाएं जो हैं वो चूना पत्थर की बनी हैं, यानी सैंडस्टोन की बनी हैं, और 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच जो है ये बनवाई गई थी। यहाँ पे भी भगवान विष्णु एक लेटी हुई पोजीशन में पाए गए हैं, और ग्रेनाइट के बने हुए बहुत ही खूबसूरत भगवान विष्णु भी, उनकी अवशेष भी पाए गए हैं। अब मैंने आपके लिए ये फोटो लगाई है। तो ये भगवान विष्णु की ये एक ही चट्टान को तराश कर ये भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी यहाँ पे मिलती है। सो ये जो गुफाएं हैं ये ऐसा माना जाता है 7वीं शताब्दी में बनी थी, और जो विष्णु कुंडी राजा हैं उनसे एसोसिएटेड हैं। तो ये जो गुफाएं हैं किनको समर्पित हैं? भगवान नरसिम्हा और भगवान अनंत पद्मनाभ, दोनों ही भगवान विष्णु हैं। पद्मनाभ हम भगवान विष्णु महाविष्णु को बोलते हैं, और नरसिम्हा भी भगवान विष्णु का ही एक अवतार था। तो ये है। उसके बाद है गोलकोंडा का किला, अकाउस्टिक वंडर बोलते हैं। मैं गया हूँ गोलकोंडा के किले में, फोर्ट में, हैदराबाद में। सो गोलकोंडा का जो किला है ये एक काफ़ी मजबूत किला है, सिटाडेल, और कुतुब शाही वंश की कैपिटल थी गोलकोंडा, तब ये बनवाया गया था। अब तो हैदराबाद इतना बड़ा है कि उसी में है गोलकोंडा। तो गोलकोंडा को पहले हम मनकल कहा करते थे। सबसे पहले गोलकोंडा का जो किला है ये काकाटिया वंश के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था, काकाटिया वंश के राजाओं ने। सो ग्रेनाइट की जो पहाड़ियां हैं वहां पे ये बना है, 120 मीटर ऊंचा है ये किला, और इस किले को बाद में रानी रुद्रमा देवी और फिर उनके उत्तराधिकारी प्रतापारुद्रा, उन्होंने फिर इसे पूरा करवाया।
फाइनली ये टूट गया था और औरंगजेब जो थे उन्होंने इसको कब्जा लिया था। तो गोलकोंडा जो फोर्ट है, यहीं पे कोहिनूर और होप ये दो हीरे रखे हुए थे। गोलकोंडा में माइंस थी हीरो की, बहुत सारे हीरे गोलकोंडा में रखे गए थे। और आज कोहिनूर जो है वो ब्रिटेन के पास है, जो ये होप डायमंड है ये अमेरिका के पास है। यहाँ पे पिंक दरिया नूर डायमंड था जो ईरान ने ले लिया था, वाइट रीजेंट था जो फ्रांस ने ले लिया था, ड्रेसडन ग्रीन जो जर्मनी ने ले लिया था, और ओरलोव जो रशिया ने लूट लिया था। तो ये सारे जो हीरे यहाँ पे मिले ये अलग अलग देश जो हैं उसको लेके चले गए थे। अब हम बात करते हैं राजा रानी महल, बेसिकली लोवर्ड फोर्ट चंद्रगिरी। तो यहाँ पे ये राजा महल है और ये रानी महल है, दो अलग अलग यहाँ पे वो हैं। तो चंद्रगिरी का जो किला है तिरुपति में है, आंध्र प्रदेश में। तिरुपति जो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के लिए मशहूर है। तिरुमाला की पहाड़ियाँ हैं, शेषाचलम की पहाड़ियाँ सुना होगा आपने। सो चंद्रगिरी तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। और विजयनगर के जो राजा थे उनसे एसोसिएटेड हैं ये जो लेकिन बनवाए विजयनगर राजाओं ने नहीं थे। विजयनगर जो राजपाट था उनके राजाओं ने नहीं बनवाए थे। ये यादव जो वंश के राजा थे उन्होंने 11वीं शताब्दी में बनवाई थी चंद्रगिरी का किला। तो चंद्रगिरी जो है यादव आर्य उनका राज था लगभग 300 साल, 3 सेंचुरीज। और बाद में फिर ये विजयनगर जो एम्पायर है उसके अधीन आ गया था। विजयनगर एम्पायर जो था उसकी चौथी राजधानी थी चंद्रगिरी। फिर यहाँ पे राजा महल और रानी महल जो मैंने आपको फोटो में दिखाए थे वो हैं, और ये प्रोटेक्ट किए हुए हैं एएसआई ने। अब बात करते हैं नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा क्या है? ये भी गुंटूर में है। बेसिकली एक आइलैंड है, ये आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे बहुत सारे महायान बुद्धिस्ट और हिंदू धर्म के जो अवशेष हैं वो मिलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है। ठीक है, यहाँ पे अब नागार्जुन सागर डैम भी बना हुआ है जो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो नागार्जुन जो इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि महायान बुद्धिज्म जो है उसमें एक बुद्ध धर्म के संत हुआ करते थे जिनको नागार्जुन कहा जाता था, जो 2री शताब्दी में थे। और ऐसा माना जाता है बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आगे बढ़ते हैं। अब अमरावती में जो बुद्ध धर्म के स्तूपा हैं और जो अवशेष हैं उनकी बात कर लेते हैं। रुइंड बुद्धिस्ट स्तूपा एंड अदर रिमेन्स इन अमरावती। अमरावती भी आप जानते हैं ये आंध्र प्रदेश की एक कैपिटल है। 3 कैपिटल में से एक अमरावती है, लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो यहाँ पे बुद्ध धर्म के अवशेष पाए जाते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 250 ईसा पूर्व तक का जो समय था वहाँ पे गुंटूर में है ये भी। तो यहाँ पे कई सारे म्यूजियम वगैरह भी पाए जाते हैं, लेकिन अब ये काफ़ी बस अवशेष बचे हैं। अब बात करते हैं वारंगल फोर्ट। आपने अगर तेलंगाना का जो लोगो देखा है, गवर्नमेंट का जो लोगो है, तो उसमें आप वारंगल का गेट देखेंगे। तो ये बहुत फेमस है, ये वारंगल में ये जो गेट है। तो वारंगल फोर्ट जो है वारंगल में है तेलंगाना में, और काकाटिया वंश की ये कैपिटल हुआ करती थी। तो ये ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी जब काकाटिया वंश की कैपिटल थी वारंगल, तब से ये वारंगल फोर्ट है। और इस किले में 4 गेट हैं जिन्हें काकाटिया कला थोरानम बोलते हैं। काकाटिया कला थोरानम, और एक शिव मंदिर भी है यहाँ पे। ठीक है, काकाटिया आर्च, ये तेलंगाना का जो एम्बलम है उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा। तो तेलंगाना का जो एम्बलम है उसमें ये भी मिलेगा आपको, और 4 मीनार भी मिलेगा, दोनों आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं उधमपुर का किला, रामनगर किला उधमपुर। रामनगर किला उधमपुर आप जानते हैं उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। तो ये शीश महल के पास है एकदम रामनगर का फोर्ट। ये फोर्ट जो है ऐसा बोलते हैं कि राजा सुचेत सिंह ने इसे बनवाया था। इनकी मृत्यु हुई थी 1844 में। और रामनगर जो साइट है वहीं पे मनसा देवी नाला है। यहाँ पे नाला मतलब सीवर वगैरह वाले नाले की बात नहीं हो रही। नाला का मतलब एक होता है नदी की छोटी सी धारा। तो मनसा देवी नाला भी यहाँ पे है जो तावी नदी की ट्रिब्यूटरी है, यानी ये तावी नदी जो है वो बहती है तो उसी में जाके ये मिल जाता है, वो भी यहीं से गुजरता है। यहाँ पे एक समाधि भी बनी हुई है महारानी की। ऐसा माना जाता है ये सती हो गई थी। ठीक है, सती प्रथा में ये सती हो गई थी और ये बाद में रेनोवेट पूरी तरह से किया गया था। ये है वो महारानी की समाधि जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं मारतंड का जो पुराना मंदिर है, एंशियंट टेम्पल ऑफ मारतंड। ये टेम्पल ललित आदित्य मुक्तापिद इन्होंने बनवाया था।
ये बहुत महान राजा थे, कारकोटा वंश के राजा थे कश्मीर के। यहाँ पे कश्मीरी आर्किटेक्चर स्टाइल मिलता है देखने को। और ये मार्तंड जो हैं ये सन गॉड यानी सूर्य भगवान को बोलते हैं, तो उन्हीं को ये समर्पित है। अब तो खैर ये पूरी तरह से टूट चुका है, फूट चुका है, और ये अनंतनाग के लगभग 5 किलोमीटर दूर है मार्तंड का मंदिर। अब बात करते हैं अवंती स्वामी मंदिर। अवंती स्वामी मंदिर जो है अवंतीपुरा में है, अवंतीपुरा जो जम्मू कश्मीर में है। अवंती स्वामी मंदिर हिंदू मंदिर है। ये राजा अवंती वर्मन ने बनवाया था और भगवान विष्णु को समर्पित है, झेलम नदी के किनारे है। ये भूकंप आया था, कई सारे भूकंप, ये जो अर्थक्वेक बेल्ट है यहाँ पे, अफगानिस्तान वगैरह से भी जो भूकंप आते हैं वो सारे पामीर वगैरह के जो पहाड़ हैं वो यहीं पे उनके प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये डिस्ट्रॉय हो गए थे अर्थक्वेक में, और आज पूरी तरह से इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करके रखता है। अब बात करते हैं किरमची उधमपुर। अगेन कश्मीर की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। ग्रुप ऑफ टेम्पल किरमची उधमपुर। किरमची के जो मंदिर हैं इनमें टोटल ये 7 पुराने मंदिर हैं उधमपुर जिले में। ये एक नदी के किनारे हैं, छोटी सी नदी वहाँ पे बहती है, गांव का नाम है किरमची। तो और ऐसा माना जाता है कि पांडव जो थे, जब उन्होंने वनवास में थे, पांडव आप जानते हैं वनवास और अज्ञातवास में थे, तो वो यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक रुके थे, तो इन्हें पांडव मंदिर भी कहा जाता है। ये जो 7 पुराने मंदिर हैं इन्हें पांडव टेम्पल्स भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध था तो पांडव डायनेस्टी यहाँ पे रुकी थी, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बुरज़ाहोम आर्कियोलॉजिकल साइट। बुरज़ाहोम कहाँ पे है ये जम्मू कश्मीर में है। जो जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली है वहाँ पे है बुरज़ाहोम आर्कियोलॉजिकल साइट। यहाँ पे कुछ अवशेष पाए गए हैं, खुदाई हुई थी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुए थे। और बस आपको इतना याद रखना है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगे जाके बन सकती है, अभी तो नहीं है लेकिन आगे जाके वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये बन सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है तबो मोनेस्ट्री। तबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है? ये हिमाचल में है, स्पीति वैली में। तबो गांव का नाम है, वहाँ पे है स्पीति वैली में, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो मोनेस्ट्री है ये बुद्ध धर्म के राजा जिनका नाम था येशेओ, जिन्हें रॉयल लामा बोलते थे, उन्होंने बनवाई थी 996 एडी में। फिर इसका रेनोवेशन किया गया था बाद में। तो ये राजा थे हिमाचल के। तबो जो है यहाँ पे सबसे पुराना एक कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव पाया जाता है। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव यहाँ पे तबो विलेज में होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो दलाई लामा हैं, जो अभी हैं 14वें दलाई लामा, उन्होंने भी यहाँ पे काल चक्र पूजा की थी 1983 और 1996 में, 1983 और 1996 में। अब है हिडिंबा टेम्पल मनाली। हिडिंबा जो है एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि महाभारत में भीम की पत्नी हुआ करती थी हिडिंबा देवी। तो वैसे राक्षसी थी एक तरह से, लेकिन क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ दिया, भीम से मैरिज की, तो उनके पुत्र भी फिर आपने सुना होगा घटोत्कच थे। तो हिडिंबा देवी जो हैं भीम की पत्नी, इनका मंदिर बहुत फेमस है मनाली में। और इसे हम धुनगारी टेम्पल भी बोलते हैं लोकल भाषा में वहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। ये बनवाया था महाराजा बहादुर सिंह ने 1553 में। फिर है रॉक कट टेम्पल्स इन मसरूर। मसरूर के मंदिर, मसरूर के मंदिर जो हैं ये बेसिकली हिमाचल में है, कांगड़ा घाटी में, कांगड़ा वैली में, ब्यास नदी के किनारे। और धौलाधार के जो पहाड़ हैं उनको फेस करते हैं ये। यहाँ पे भी नागर स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। और शिव विष्णु हर तरह के मंदिर यहाँ पे हैं। उसके बाद है कूच बिहार पैलेस। कूच बिहार आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट है अब तो वेस्ट बंगाल का। तो कूच बिहार पैलेस बहुत ही खूबसूरत पैलेस है ये। इसको विक्टर जुबली पैलेस भी बोलते हैं। कूच बिहार वेस्ट बंगाल में है। जैसे बकिंगम पैलेस है लंदन का, यूनाइटेड किंगडम, वैसा ही बना है ये। तो ये बनवाया था महाराजा नृपेंद्र नारायण ने, महाराजा नृपेंद्र नारायण। अब बात करते हैं हजारदुआरी पैलेस। बहुत आता है एग्जाम में, हजारदुआरी पैलेस कहाँ पे है। हजारदुआरी पैलेस जो है इसे पहले बड़ा कोठी बोलते थे। बड़ा कोठी ये मुर्शिदाबाद जिले में है, वेस्ट बंगाल में, गंगा नदी के किनारे है ये, मुर्शिदाबाद में। और ये बेसिकली 19th सेंचुरी में बनवाया था। उस वक्त एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, जिनका नाम था डंकन मैक्लॉयड। उन्होंने ये बनवाया था। उस वक्त जो राजा थे वो थे नवाब नजीम हुमायूं। नजीम हुमायूं ये राजा बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे राज करते थे। यहाँ पे दरबार लगता था, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुआ करती थी राजाओं की, अंग्रेजों के साथ, इंग्लिश ऑफिशियल्स के साथ। और बाद में फिर ये 1985 में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया था, हजारदुआरी पैलेस।
फिर है बंगाल में बहुत सारे मंदिर जिन्हें बोलते हैं बिष्णुपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल, समूह है मंदिरों का बिष्णुपुर में। तो ये बंकुरा जिले में आता है, बिष्णुपुर टाउन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे टेराकोटा टेम्पल हैं और ये लेटराइट स्टोन से बनाए गए हैं। मल्ला राजाओं ने बनवाए थे। मल्ला राजा जो थे वो विष्णु भगवान के भक्त हुआ करते थे, वैष्णवाइट थे, तो उन्होंने ये टेराकोटा मंदिर बनवाए थे 17वीं और 18वीं शताब्दी में। इनमें कई सारे मंदिर हैं, जैसे राधा कृष्ण मंदिर है जिसे बोलते हैं रसमंच मंदिर, रसमंच। फिर है जोर बांग्ला मंदिर, ये राजा रघुनाथ सिंह ने बनवाया था। फिर है पंचरत्न मंदिर। पंचरत्न मंदिर जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है, उनके जीवन से। मदन मोहन मंदिर, राजा दुर्जन सिंह देव ने ये मंदिर बनवाया था। और बाकी और बहुत सारे मंदिर हैं, लालजी मंदिर, नंदलाल मंदिर, कालाचंद मंदिर, कलाचंद मंदिर। ये सब आपको इतना याद नहीं रखना, बस आप ये याद रखिए कि बंगाल में बंकुरा जिले में बिष्णुपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगरा का किला, आगरा का जो फोर्ट है। आगरा का जो फोर्ट है नाम से पता चल रहा है आगरा में है, और मुगल वंश यहाँ पे रहा करता था 1638 तक। उसके बाद फिर उन्होंने जो कैपिटल है वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। तो मराठाओं ने भी इस पर राज किया है। वैसे अंग्रेजों ने कब्जा लिया था, लेकिन उससे पहले मराठाओं ने भी राज किया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बनवाया था अकबर ने, मुगल राजा अकबर ने बनवाया था। और ऐसा माना जाता है यहाँ पे एक शहर हुआ करता था जिसे बादलगढ़ बोलते थे, तो वहीं पे ये बनवाया गया था। सिकंदर लोधी जो कि दिल्ली के पहले सुल्तान थे, उन्होंने अपनी कैपिटल जब शिफ्ट की थी दिल्ली से आगरा, तो सिकंदर लोधी की डेथ हो गई थी 1517 में। उनके जो बेटे थे इब्राहिम लोधी, ठीक है, उनके जो बेटे थे इब्राहिम लोधी, उन्होंने भी इस किले में 9 साल राज किया है, लेकिन फिर इब्राहिम लोधी हार गए थे बैटल ऑफ पानीपत में। अकबर का मकबरा, अकबर स्टॉम। अकबर का मकबरा, ये अकबर का, मुगल एम्परर अकबर का मकबरा है और मुगल आर्किटेक्चरल मास्टरपीस कहा जाता है। मुगल वास्तुकारिता देखने को मिलती है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये उनके बेटे अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाया था, और ये आगरा के पास सिकंदरा है, वहाँ पे है ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कलिंजार का किला। कलिंजार का किला, कलिंजार का किला बुंदेलखंड में आता है। बुंदेलखंड, कलिंजार जो है आज की बात करें तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, बांदा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। ये जो किला है चंद्रवर्मन, जो कि चंदेल वंश के जो संस्थापक थे, उनको समर्पित है, उनको समर्पित है, याद रखिए। फिर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, उनको समर्पित की थी अकबर ने। अकबर ने अपनी कैपिटल बनाई थी फतेहपुर सीकरी, आगरा के बिल्कुल पास है ये। तो काफ़ी लंबे समय तक अकबर यहाँ पे रहे। अकबर आप जानते हैं बाबर के पोते थे ये, तो बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए। तो अकबर जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट उनके लिए जगह थी, और 13 साल तक 1572 से 1585 तक अकबर यहाँ पे रहे। अकबर जो हैं वो इन संत को बहुत मानते थे, और अकबर इसने अपने जो बेटे हैं उनका नाम भी इसलिए सलीम रखा था क्योंकि सलीम चिश्ती जो थे उनको समर्पित किया था, वो उनके एक धार्मिक गुरु थे। तो ये आप याद रखना है। अब बात करते हैं झांसी का किला। झांसी का किला, झांसी फोर्ट। झांसी का जो किला है ऐसा माना जाता है बुंदेल वंश के जो राजा थे, राजा बीर सिंह देव, उन्होंने ये बनवाया था। ये ओरछा के राजा थे, राजा बीर सिंह देव ऑफ ओरछा, उन्होंने बनवाया था। और बुंदेल वंश का बहुत स्ट्रॉन्ग किला था ये, याद रखिए। फिर बाद में फिर मुग़लों के पास चला गया, और फिर मराठा के पास भी रहा काफ़ी समय तक। मराठा के जो चीफ थे नारू शंकर, उन्होंने इस किले को बड़ा भी करवाया था। ये जो किला है बाद में राजा गंगाधर राव ने जीत लिया था, वो यहाँ पे आ गए थे। फिर उसके बाद राजा गंगाधर राव की पत्नी जो थी, जिसको मणिकर्णिका यानी कि बाद में लक्ष्मीबाई बोला जाने लगा, बचपन का नाम मणिकर्णिका था, फिर वो यहाँ पे रही। फिर उनका जो किंगडम था वो हथिया लिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्योंकि उनके पास अपना खुद का बेटा नहीं था, एडॉप्टेड बच्चा था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति लेके आए अंग्रेज, जिसमें अगर खुद का बच्चा नहीं है तो वो राजपाट अंग्रेज हथिया लेते थे। तो फिर अंग्रेजों के पास ये चला गया था झांसी का किला। रेजिडेंसी बिल्डिंग लखनऊ, रेजिडेंसी बिल्डिंग लखनऊ, ये कई सारी बिल्डिंग हैं यहाँ पे लखनऊ में, और गोमती नदी के किनारे है। नवाब असाफुद्दौला
ने ये बनवाई थी अंग्रेज़ों के रहने के लिए। जब उन्होंने अपनी कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट की थी तब बनवाई थी। तो बस आपको इतना याद रखना है। सेहत महत कहाँ पे है ये? एक्चुअली श्रावस्ती जो जगह है ये पश्चिम राप्ती नदी के किनारे है और भगवान बुद्ध के धर्म से काफ़ी एसोसिएटेड है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में 24 चतुर्मास बिताए, 24 चतुर्मास यहाँ पे बिताए। श्रावस्ती कौशल वंश की राजधानी भी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो श्रावस्ती जो है वहाँ पे है ये और भगवान बुद्ध के एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे खुदाई भी हुई, बहुत सारी चीज़ें भी पाई गई हैं, म्यूज़ियम भी बना है। यहाँ पे जो जो चीज़ें मिली उनसे म्यूज़ियम मथुरा और लखनऊ में भी बनाया गया। और बस आपको ये याद रखना है श्रावस्ती में है ये सेहत महत। ताजमहल के बारे में आप सब कुछ जानते ही होंगे। ताजमहल मुग़ल आर्किटेक्चर अगर सबसे अच्छा देखना है तो यहीं पे आप देखिए जाके, शाहजहाँ ने बनवाया था। और शाहजहाँ ने अपनी जो रानी हैं उनके लिए मुमताज़ महल उनके लिए बनवाया था, मुमताज़। और यमुना नदी के किनारे है एकदम आगरा में। इनफैक्ट ताजमहल पे अगर आप खड़े होंगे तो आपको यमुना नदी दिखाई देगी। और बस इतना याद रखिए कि मुमताज़ महल की डेथ हो गई थी जब वो अपना 14वां बच्चा उनको जन्म दे रही थी, तो उनकी डेथ हो गई थी। ताजमहल जो है आज के टाइम में मुमताज़ महल और शाहजहाँ दोनों का मकबरा है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये था हमारा पार्ट 1 इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। और मैंने अपने आप को काफ़ी रोकने की कोशिश की कि मैं आपको उतना ही बताऊं जितना आपके स्तर तक ज़रूरी है। पार्ट 2 आएगा, इसमें तो मैंने सिर्फ 40% मॉन्यूमेंट्स कवर किए हैं। आप सोचिए दूसरा वाला जो वीडियो आएगा अगला, उसमें मैं 60% मॉन्यूमेंट्स कवर करूँगा। यानी अभी तो बहुत आपको पढ़नी है मॉन्यूमेंट्स। तो बेसिकली आपके लेवल तक आपको ये याद रखना है बस कि अगर कोई मॉन्यूमेंट है तो वो कहाँ पे है, किसने बनवाई और किस वंश के वो राजा थे। बस इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। इतना आप याद रख पाए तो मेरे को लगता है वही बहुत है, क्योंकि आप जब देखेंगे मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हो जाएंगी जब तक मैं ख़त्म करूँगा दोनों पार्ट्स। तो उसमें एक स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। जो चीज़ नहीं आती वो आपको नहीं पढ़नी है। जैसा मैंने आपको बताया, हर एक इमारत के ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है और किताबें लिखी भी गई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को एग्ज़ाम के दायरे तक सीमित करना है। ये जो स्टैटिक जीके का मेरा कोर्स है ये PCS लेवल तक आपको हेल्प करेगा। याद रखिए इसकी जो कोर्स की क्षमता है वो नीचे ग्रुप D पोस्ट से लेके ऊपर तक PCS तक है। याद रखिए ये सारे एग्जाम्स कवर करता है ये कोर्स। उसके बीच में जो भी आते हैं ग्रुप C ग्रुप B तक ये सारे PCS लेवल तक कवर करता है। सो मिलते हैं हम भाग 2 इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ स्टैटिक जीके।